Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sahajaran English Medium School 8 in Natage. And today we are going to continue our chapter, Standard 9, chapter number 3, Movement Toward or New Words. जैसे कि आप जानते हैं कि in the previous video we already seen the main things. फासिज्म इटली, तो फासिज्म इटली में क्या था आपको पता है कि जो फासिस्ट इटली में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, बेनिटो मुसोलिनी जिसने फासिस्ट पार्टी को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इटली के साथ इटली जो डिससेटिस्फेक्शन इटली को हुआ उसकी वजह से वहाँ में पूरे लोगों में थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन था इस यूएन के खिलाफ, ठीक है। तो उसी का बेनिफिट लेते हुए बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी फासिस्ट पार्टी को एस्टेब्लिश किया। और उसने दूसरी चीज़ ये है फासिस्ट इटली में कि जो बंडल ऑफ स्टिक एंड एक्स है उसका सिंबल रखा उसने, ठीक है। तो इस प्रकार से वो सारे इंसिडेंट और इवेंट हैपन हुई वो दैट वी ऑलरेडी नो, राइट। दूसरा था नाजिज्म इन जर्मनी में हिटलर ने इस प्रकार से नाजिज्म स्टार्ट किया उसके बारे में था। और तीसरा था मिलिट्रिज्म इन जापान में मिलिट्रिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। और फोर्थ रीजन था ग्लोबल डिप्रेशन 1929-30। तो इसमें जो वॉल स्ट्रीट अमेरिका में है वो जो जिस तरह से कॉलेप्स हुआ उस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से इकोनॉमी कॉलेप्स हुई उसके बारे में सब कुछ था, है ना। तो इस फोर्थ रीजन हमने देख लिए। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट वर्ल्ड वॉर 2 1939 to 1945, ठीक है। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वो 1939 को स्टार्ट हुआ था, 1945 को खत्म हुआ था। तो किस प्रकार के ये था वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट, वो हम देखेंगे। The seed for the World War II had been sown in the Treaty of Versailles। इसको जरा अंडरलाइन कर लो। जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो सीड था उसका जो सीड उसको सॉन किया गया, जो उसका स्टार्टिंग हुआ जो जहाँ पे जिसका मेन रीजन था वो थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया, ठीक है, जिसको हम पेरिस पीस प्रोसेस भी बोलते हैं, उसी दिन ये इसका बेस रीजन एस्टेब्लिश हो गया था। तो ये फर्स्ट लाइन है उसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद है पेरिस पीस प्रोसेस हैड डिस्प्लेस्ड मैनी नेशन। जो पेरिस पीस प्रोसेस थी उसने काफ़ी सारे देशों में नाराज़गी फैला दी थी। काफ़ी सारे कंट्री नाराज थे और इस पेरिस पीस प्रोसेस की वजह से। द इवेंट दैट हैपन आफ्टर दैट लीड टू द वर्ल्ड वॉर 2। तो इसके बाद जो भी इवेंट हुआ पूरी दुनिया में, ठीक है, तो वो सारी इवेंट ने दुनिया को दूसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गए। कौन कौन सी इवेंट हुई थी ये हमने देख ली, ठीक है। ये सारी इवेंट हुई थी, देखो। फासिज्म इन इटली हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। नाजिज्म इन जर्मनी, मिलिट्रिज्म इन जापान एंड ग्लोबल डिप्रेशन, ये सारे इवेंट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुए। जब पेरिस पीस प्रोसेस हुआ, जब वर्साइल ट्रीटी साइन की जर्मनी ने, तो इटली पहले विनिंग देश के साथ था, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ था, मगर उनके साथ जो नाइंसाफी हुई उसकी वजह से वो थोड़ा नाराज हो गए। और उसके बाद जर्मनी का तो बहुत बुरा हाल हो गया था, इकोनॉमिकली पूरी तरह से कॉलेप्स हो गया था। तो वहाँ की जनरेशन में भी बहुत एग्रेसिव थे वहाँ की जनरेशन, ठीक है। तो उसी में हिटलर का भी उदय हुआ उसी एग्रेसिवनेस में, ठीक है। फिर जापान को भी थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जापान ऑल्सो डिस्प्लेड विद द वर्साइल ट्रीटी। उसको जो कुछ चाहिए था अपनी टेरिटरी वगैरह जो अपने हिसाब से नहीं मिली, और उसकी वजह से उसने भी अलाइंस कर लिया ये जर्मनी इटली के साथ। तो बेनिटो मुसोलिनी और हिटलर जैसे क्रूर लोगों का जन्म हुआ इस ट्रीटी के बाद। और फिर उसका फोर्थ रीज़न ये बना कि ग्लोबल डिप्रेशन, पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन फैल गया था। क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक मार्केट है, जैसे सेंसेक्स बोर्ड होता है ना, जो हमारा जो मार्केट होता है, ठीक है, सेंसेक्स जिसको हम बोलते हैं, उस तरह का वॉल स्ट्रीट था, वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता था।
जिसको वर्ल्ड मार्केट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोलैप्स हो गया तो उसके वजह काफ़ी सारे देशों को नुकसान हुआ, फाइनेंशियली चीज़ें महंगी हो गई, लाइफस्टाइल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। तो इन सब पूरी दुनिया में माहौल सेट था वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। और सबसे पहली जो स्टार्टिंग हुआ, जो बोल से श्रीगणेश जो हुआ वर्ल्ड वॉर 2 की, वो था वर्साइल ट्रीटी। देखते कोज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, कौन कौन से कोज थे वर्ल्ड वॉर 2 के। पहला कोज था, रीज़न था फायर्स नेशनलिज्म। फायर्स नेशनलिज्म यानी कि अपने देश को ही प्रायोरिटी देना, बस हमारा देश ही सबसे महान देश है, किसी देश की परवाह ना करना, एकदम कट्टर राष्ट्रवाद का जन्म होना। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के बाद, फायर्स नेशनलिज्म डेवलप इन जर्मनी, जापान एंड इटली। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, जापान और इटली में फायर्स नेशनलिज्म एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने डायरेक्ट इंडायरेक्ट काफ़ी नुकसान उठाया था। जर्मन कुड नेवर फॉरगेट एंड ओवरकम द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। जर्मन कभी भी नहीं भूल सकते थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल, उसने कितना नुकसान किया उस देश का, वो दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली ये हो गया कि हिटलर कैप्चर द सम प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जैकोस्लोवाकिया, ठीक है, इसको जरा अंडरलाइन कर लो। इसी कॉन्सिक्वेंटली जब हिटलर को पावर मिला, हिटलर जब पावर में आया, जर्मनी का जो प्रेसिडेंट बन गया, तो हिटलर ने पहला काम किया, उसने जो ऑस्ट्रेलिया और जैकोस्लोवाकिया की जो प्रोविंसेस थे उसको कैप्चर कर लिया। और फॉलोइंग हिज नाजी फिलोसॉफी दैट जर्मन मस्ट गेट ऑल दोस प्रोविंसेस वेयर जर्मन्स वर स्टेइंग, तो वो एक ही पॉलिसी को मान रहा था कि जहाँ भी जर्मन रहते हैं, जहाँ पे जर्मन रहता है, द लिविंग द जर्मन पीपल, दैट एरिया इज बिलोंग टू जर्मन, तो जो जर्मन है वहाँ पे वो पूरा जर्मन ही का है। ऐसी फिलोसॉफी लेकर वो चला था, तो ये तो काफ़ी खतरनाक फिलोसॉफी है। इटली कुड नॉट फॉरगेट दैट इट वाज इग्नोर्ड इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, और इटली भूल नहीं सकती थी कि किस प्रकार से ट्रीटी ऑफ वर्साइल में उसको इग्नोर किया गया, उसको अनदेखा किया गया, वो भूल नहीं पा रहा था। अंडर द लीडरशिप ऑफ फासिस्ट पार्टी, जो फासिस्ट पार्टी बेनेटिनो मुसोलिनी ने जो एस्टेब्लिश की थी, उसकी लीडरशिप के अंडर मुसोलिनी स्टार्टेड द फायर्स नेशनलिज्म एंड एडोप्टेड द इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी। तो उसी के नज़रअंदाज में, वर्साइल ट्रीटी के नज़रअंदाज से जो इटली नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी उनके लोगों में, और उसका बेनिफिट लेते हुए मुसोलिनी ने अपनी इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी एडोप्ट की, यानी कि अपने एम्परर को आगे बढ़ाना, उसको एक्सटेंड करना, उसको आगे बढ़ाना। ऑन द अदर एंड दूसरे नज़रिए से देखें तो फ्रॉम एशिया जापान टू गेव इनटू द इम्पेरियलिज्म, ठीक है, और 10 वर्ल्ड पीस वॉज इन अ डेंजर। तो इसी की वजह से जापान में और एशिया के कुछ देशों में, और जर्मन इटली तो है ही, तो पूरे नाराज़गी डिस्प्लेजर था, फैल रहा था। तो ये पूरी दुनिया का जो पीस है, शांति, वो भंग होने की कगार में था। तो द वर्ल्ड पीस वॉज इन अ डेंजर, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट था ग्रुपिज्म, यानी कि अपना ग्रुप क्रिएट करना, अपने एक टीम बनाना, कि ग्रुपिज्म स्टार्ट हो गया था। वो क्या था, सिंस फ्रांस वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, it entered into the treaty with Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia, ठीक है। पहले विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी का डर था फ्रांस को, तो फ्रांस ने एक ट्रीटी एंटर, अपनी जो दूसरे देश थे जैसे कि बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया को, उसके साथ उन्होंने ट्रीटी कर ली, संधि कर ली, कि वो अपने ग्रुप बढ़ाना चाहते थे, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उनको जर्मनी का डर था। उसके बाद इटली साइन द ट्रीटी विद चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, सॉरी इफ आई एम sound wrong, pronouncing wrong, because that is a Russian and German's name. Romania, Hungary and Greece, Turkey and Austria. तो इटली ने फिर इन देशों के साथ अपनी ट्रीटी साइन कर ली। फिर रशिया ने कौन कौन सी ट्रीटी साइन की थी, तो रशिया साइन ट्रीटी विद जर्मनी, तुर्की एंड लिथुनिया एंड ईरान।
एंड इटली फॉर्म द, तो इटली ने तो दूसरा ये लोग फॉर्म किया अपने ग्रुप का रोम, बर्लिन, टोक्यो, ठीक है, जिसमें आपको पता है जापान, जर्मनी और इटली था। तो रोम, बर्लिन, टोक्यो द एग्जिस्ट ग्रुप विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी एंड जापान। तो ये जर्मनी और जापान के सपोर्ट से बेनिटो मुसोलिनी ने फॉर्म किया रोम, बर्लिन, टोक्यो को, इटली ने। अभी सबसे ताकतवर जो देश थे अमेरिका, इंग्लैंड जैसे, वो क्या कंडीशन है वो देखते हैं। इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म्ड अनदर ग्रुप विद द डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने ऐसे ग्रुप फॉर्म किए, उसको एस्टेब्लिश किया जो डेमोक्रेटिक वैल्यू को ज़्यादा महत्व देते थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। जर्मनी साइंड अ नॉन एग्रेसिव ट्रीटी विद रशिया। जर्मनी ने रशिया के साथ एक ट्रीटी साइन की कि भाई हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं, नॉन एग्रेसिव, एक दूसरे का कुछ एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। Thus, a whole atmosphere of fear spread in the whole world। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पूरी दुनिया में एक डर का माहौल फैल चुका था। This factor to give an impetus to the world war। ये जो सारे फैक्टर थे, इन्होंने वर्ल्ड वॉर को प्रोत्साहित किया, इम्पेटस किया, उसको बढ़ावा दिया। थर्ड था मिलिट्रिज्म, यानी कि मिलिट्रिज्म को सशक्त करना, उसमें इंक्रीज करना, इक्विपमेंट और वेपन्स को बढ़ाना, ठीक है, वो था। वो क्या है देखेंगे हम अभी। मिलिट्रिज्म ऑन वन साइड एफर्ट वर बीइंग मेड टू मेंटेन द पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेयर एज ऑन द अदर साइड यूरोपियन नेशन वर कंपीटिंग फॉर एम्यूनिशन, ठीक है। तो एक तरफ से ऐसा ट्राई किया जा रहा था कि भाई पूरी दुनिया को पीस में रखा जाए, शांति बनी रहे पूरी दुनिया में, ऐसा एफर्ट हो रहा था। मगर दूसरी साइड में देखें तो यूरोप कंट्रीज़ में सशस्त्र यानी कि वेपन्स को, जो युद्ध सामग्री जिसको बोलते हैं एम्यूनिशन, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए वो ज़्यादा, वो जो उसकी जो मेंटालिटी थी उसमें ज़्यादा होने लगी कि हम लोग को अपने शस्त्र सामग्री को और बढ़ाना चाहिए, और उसको इंग्लिश में एम्यूनिशन कहते हैं, ठीक है। एम्यूनिशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, और दूसरी तरफ कोशिश हो रही थी पूरी दुनिया को शांत रखने के लिए, और यहाँ पे अपोजिट हो रहा था। द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन इंक्रीज इन द यूरोप नेशन। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा वेपन को प्रोड्यूस करना, वो यूरोप कंट्री में ज़्यादा बढ़ गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स को प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ऐसा यूरोप देश में हो रहा था। वॉर वेपन्स बेटर देन द अदर्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर्स। तो दूसरे जो इम्पोर्टेंस प्रोडक्शन थे, जो लोगों के वेलफेयर के लिए होने चाहिए, सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए होने चाहिए, उसकी बजाय वेपन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। सम नेशन लाइक रशिया एंड जर्मनी बिगेन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। कुछ देश थे जैसे कि रशिया और जर्मनी जैसे देश तो कंपल्सरी लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने लगे कि हर एक इंसान को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ऐसा। ऑल नेशन बिगेन इंडक्टिंग मोर मैन इनटू नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। तो सभी देश है वो अपने आर्मी का जो मैन पावर है वो बढ़ाने लगे, नेवी में रिक्रूटमेंट ज़्यादा करने लगे, अपॉइंट ज़्यादा करने लगे, एयरफोर्स में बढ़ाने लगे, आर्मी में ज़्यादा पीपल को ऐड करने लगे। तो जो उनका आर्मी बेस था, आर्मी का स्ट्रेंथ था, वो बढ़ाने में सारे लोग लग गए, सारी दुनिया के देश। तो अभी ईस्ट में क्या हो रहा था, इन द ईस्ट जापान इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स। जापान भी अपने मिलिट्री फोर्स को इंक्रीज कर रहा था इसी टाइम में। फाइनली द वर्ल्ड वॉर II हैड बीन डिक्लेयर्ड व्हेन इवन इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राइड टू इक्वाइप देमसेल्व्स विद वॉर वेपन्स, ठीक है। तो फाइनली वर्ल्ड वॉर II स्टार्ट हो गया, डिक्लेयर हो गया, वैन इवन इंग्लैंड और फ्रांस है वो ट्राई कर रहे थे अपने इक्वाइप देमसेल्व्स विद द वॉर वेपन्स, अपने वेपन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और इक्वायर करना। फॉर द फेलर ऑफ लीग ऑफ नेशन, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कह सकते हैं हम लोग कि भाई लीग ऑफ नेशन जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो फेल हो गया, वो सक्सेसफुली उसने काम नहीं कर पाया। तो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशन वॉज फाउंड। अब हमें पता है कि पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति बनी रहे, इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का इस्टेब्लिश हुआ, लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया, उसकी स्थापना हुई।
but neither could it become a supreme organization having a sovereignty over other nations of the world, nor did it have its own army to make the nation follow its principles. तो फेलर का रीज़न ये हो गया कि जो लीग ऑफ नेशन था, ये ऑर्गेनाइजेशन की जो सोवेनिटी थी वो दूसरे देशों के साथ इतनी अच्छी हो नहीं पाई। ट्राई किया था मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और उसके बाद इतना मिलिट्री पावर भी नहीं बनाया कि जिसकी वजह से दूसरे देशों को कंट्रोल में कर सके। जैसे जापान है, इटली है, जर्मनी उसको कंट्रोल में कर सके कि भाई ध्यान रखना हम आपको अटैक कर देंगे, ऐसा कुछ मिलिट्रिज्म का भी कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये थोड़ी इशू हो गया। मेंबर नेशन वर नॉट obliged to take their problems to the League of Nations or to accept the judgment of passed by it. तो जो मेंबर थे, जो लीग ऑफ नेशन में जो मेंबर बने थे, वो लोग भी अपनी जो प्रॉब्लम है वो लीग ऑफ नेशन को बताते नहीं थे, क्योंकि वो भी इग्नोर कर रहे थे कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसा नेगेटिविटी था। तो वो भी अपने अपने जजमेंट है वो अपने हिसाब से पास करने लगे ना, बल्कि अगर उसको बोलना चाहिए था लीग ऑफ नेशन को, मगर वो नहीं कर रहे थे। तो ये थोड़ा फेलर था। देन मेनी नेशन हैड मूव्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। काफ़ी सारे देश थे वो लीग ऑफ नेशन में से हटने लगे थे, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में जो भी देश इन्वॉल्व हुए थे उन लोगों ने एक ट्रीटी की थी कि हम शांति रखेंगे वर्ल्ड में और शांति के लिए अब एक साथ प्रयास करेंगे। तो वो तो पीस के लिए एफर्ट तो दूर की बात है, वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में से अपने आप को रिमूव करने लगे। इनिशियली स्टार्टिंग में रशिया एंड जर्मनी स्नैप देयर टाई विद द लीग ऑफ नेशन। सबसे पहले रशिया और जर्मनी ने अपनी जो ट्रीटी थी लीग ऑफ नेशन के साथ उसको स्नैप कर दिया, उसको छोड़ दिया। लेटर इटली और जापान मूव आउट बिकॉज इटली हैड कैप्चर द एबिसिनिया। ठीक है, तो उसके बाद इटली और जापान ने अपने आप को वहाँ से हटा लिया लीग ऑफ नेशन में से, क्योंकि इटली ने तो एबिसिया करके जो प्रोविजंस है उसको कैप्चर कर लिया था। एंड जापान हैड अटैक मंचूरिया। जापान ने मंचूरिया पे अटैक कर लिया था जो लीग ऑफ नेशन के खिलाफ था। जर्मनी हैड स्नैच्ड अवे सम प्रोविजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया। और जर्मनी है उन्होंने भी कुछ प्रोविजंस थे चेकोस्लोवाकिया के, उसको कैप्चर कर लिया था, उसको छीन लिया था। तो इटली, जापान और जर्मनी तीनों ने लीग ऑफ नेशन के खिलाफ काम किया। स्टिल द लीग ऑफ नेशन कुड डू नथिंग। बट अभी तक लीग ऑफ नेशन ने कुछ नहीं किया। इटली ने जिस प्रकार से एबिसिनिया को कैप्चर किया, जापान ने जिस तरह से मंचूरिया पे अटैक किया, और जर्मनी ने जिस प्रकार से चेकोस्लोवाकिया का प्रोविजंस कैप्चर किया, उसके बावजूद भी लीग ऑफ नेशन ने कुछ नहीं किया। तो ये उसका फेलियर था बहुत बड़ा। द ग्रीड फॉर पावर अमंग सेवरल नेशन बिकम स्ट्रॉन्गर इन द लीग ऑफ नेशन। तो जो पावर का ग्रीड था वो दूसरे देशों में ज़्यादा बढ़ने लगा कि हमें पावर मिलना चाहिए, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री बनना चाहते हैं, इस प्रकार से। इट कुड नॉट स्टॉप अ ग्रुपिज्म। तो इसकी वजह से ये ग्रुपिज्म को स्टॉप नहीं कर पाए, उसको रोक नहीं पाए। दिस वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन का सबसे बड़ा फेलियर था। ठीक है। फिफ्थ वन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, रूट ऑफ वर्ल्ड वॉर II, राइट। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल गॉट इट फॉर्म इन द पेरिस पीस प्रोसेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल है वो पहले विश्व युद्ध के बाद पेरिस पीस प्रोसेस में हुआ, जिसको हम पेरिस पीस प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल फॉर्म हुआ वो पेरिस पीस प्रोसेस के दौरान हुआ था, वर्ल्ड वॉर I के बाद। सिंस जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, क्योंकि जर्मनी को पहले विश्व युद्ध का रिस्पॉन्सिबल माना गया। इट हैड टू पे 6.5 बिलियन पाउंड एज वॉर फाइन। तो उसको गिल्टी माना गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको 6.5 बिलियन पाउंड का फाइन, उसको फाइन डाल दिया उसके ऊपर। इट्स रूरल प्रोविंस वॉज टेकन अवे। उसका जो जर्मनी का रूरल प्रोविंस था वो भी उसके पास से ले लिया गया। राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट।
जो जर्मनी का राइन रिवर था, सब इम्पोर्टेंस रूट था उसके लिए, उसको पूरे दुनिया के लिए खोल दिया गया मार्केट के लिए, सी रूट के लिए। Thus, such an unfair and humiliating treaty was forcibly imposed on Germany. तो ये अनजस्टिस वाली जो पॉलिसी थी और ह्यूमिलेटिंग यानी मानवता के खिलाफ का जो पॉलिसी थी वो जर्मनी के ऊपर इम्पोज कर दी गई। द जर्मनी डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल एज अ पीस ऑफ पेपर एंड अनाउंस टू रिजेक्ट इट। जो जर्मनी का डिक्टेटर था एडोल्फ हिटलर, उन्होंने तो बोल दिया कि जो वर्साइल ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, वो तो एक पीस ऑफ पेपर है, कागज का टुकड़ा है, मैं उसको नहीं मानता, उसको रिजेक्ट कर दिया। Therefore, people of Germany were encouraged to fight war. इसकी वजह से क्या हुआ कि पीपल ऑफ जर्मनी थे वो इंकरेज हुए फाइट के लिए कि हम लड़ेंगे, अपने प्रोविजन को वापस लेंगे, क्योंकि हिटलर उसको इनकरेज कर रहा था, इम्पोर्टेंस कर रहा था। ऑन द अदर साइड, दूसरी बाजू में देखें तो जापान वॉज ऑल्सो डिससेटिस्फाइड विद द ट्रीटी। जापान भी जो वर्साइल ट्रीटी थी, ठीक है, उससे डिससेटिस्फाइड था। Thus, ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज अनजस्ट टू मेनी नेशन। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने काफ़ी सारे देशों को इनजस्ट किया, उनके साथ अन्याय किया। दिस ट्रीटी प्लांटेड द सीड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यही ट्रीटी थी वर्साइल ऑफ ट्रीटी जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर का सीड प्लांटेड किया, सेकंड वर्ल्ड का मूल उसने रखा, उसका जो नींव रखी, तो ये थी वर्साइल ट्रीटी। सिक्स्थ रीजन था इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर। जो एडोल्फ हिटलर की जो पॉलिसी थी इम्पीरियलिस्टिक, वो रीजन बना। वो क्या है? हिटलर लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर दूसरे वर्ल्ड वॉर को दुनिया को ले गया, दुनिया को दूसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ हिटलर ले गया, जो हम सब जानते हैं। ही हैड अ फायर्स नेशनलिज्म एंड मिलिटरिज्म नेचर। उसका जो नेचर था वो काफ़ी क्रूर था, राष्ट्रभक्ति में मानने वाला था। एक राष्ट्र, मेरा राष्ट्र ही सबसे महान है और मिलिटरिज्म है वही सबसे बेटर है, वो मानने वाला था, वही उसकी सोच थी। दैट्स वाई ही विश्ड द यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ जर्मनी एट एनी कॉस्ट। तो वो किसी भी हालत में अपने देश को, जर्मनी को पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल बनना चाहता था। शायद कुछ भी हो जाए मगर मुझे अपने प्रोविजंस और सब कुछ हासिल करना है, इस मेंटालिटी में वो आगे बढ़ने लगा। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ हिज एम्पीरियलिज्म वाज ऑस्ट्रिया। जो हिटलर, एडोल्फ हिटलर की जो फर्स्ट विक्टिम बना, उसका फर्स्ट शिकार हुआ, वो था ऑस्ट्रिया था, जिसकी वो जो एम्पीरियलिस्टिक नेचर था उसका फर्स्ट विक्टिम बना ऑस्ट्रिया कंट्री बना। Along with Germany army, he entered Austria on 12th March 1938. जर्मनी के सोल्जर के साथ वो ऑस्ट्रिया में एंटर हो गए 12 मार्च को 1938 को। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, उसके दूसरे दिन बाद, द मुनिच कॉन्वेंशन, जर्मनी हैड कैप्चर द जैकोस, वो क्या, उसको कैप्चर कर लिया 1 अक्टूबर 1930 को। आफ्टर दैट ही हैड कैप्चर द ममल पोर्ट ऑफ द लिथुनिया इन मार्च। उसके बाद उसने ममल पोर्ट लिथुनिया को कैप्चर कर लिया मार्च में 1939 को। दस अ ग्रेट जर्मन नेशन वॉज क्रिएटेड बाय हिटलर। तो इस प्रकार से 1939 आते आते वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले उसने अपने देश को बहुत बड़ा कर लिया था, अपने एम्पायर को आगे एक्सटेंड कर लिया था। तो हीज इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी वॉज द मेन कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो उसकी इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, अपने एम्पायर को आगे बढ़ाना, दूसरे के एम्पायर को एस्टेब्लिश कर ले, उसको ख़त्म कर देना, उस वजह से दूसरा वर्ल्ड वॉर का मेन रीज़न बना। सेवंथ है जर्मन अटैक ऑन पोलैंड। जर्मन ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। एक वो सबसे बड़ी गलती थी जर्मनी की, वो ये थी, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एंड इमीडिएट कॉज। ये सबसे इमीडिएट कॉज था वर्ल्ड वॉर 2 का। इस जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया ना, तो ये तुरंत ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो देखेंगे इट्स हाउ दिस हैपन। द एबो मेंशन्ड कॉज हैड मेड द होल वर्ल्ड टू सिट ऑन अ हीप ऑफ एम्यूनिशन। तो ये जो सारे रीज़न थे हमने जो अभी देखे 6 के 6 रीज़न, ये पूरी दुनिया को हीप ऑफ एम्यूनिशन यानी शस्त्र भंडार के हीप पे
उसके टॉप पे सब उनके ऊपर बैठे हुए थे कि सभी लोग के पास अभी सब रेडी थे वर्ल्ड वॉर के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ये पूरा माहौल क्रिएट हो चुका था। अ स्मॉल स्पार्क कुड ब्लो अप द होल वर्ल्ड, एक छोटी सी चिंगारी पूरे दुनिया को जला के राख कर देगी, ऐसी कंडीशन में ही पड़ा हुआ था पूरा दुनिया। और इसी कंडीशन जो काफ़ी क्रोशियस कंडीशन थी उसी टाइम पे, एंड दिस स्पार्क वाज जर्मन अटैक ऑन द पीसफुल पोलैंड सितंबर 1, 1939 अर्ली मॉर्निंग। और इसी हालत में जो पूरी दुनिया एक एम्यूनिशन के हिप पे बैठी हुई थी, बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी कि वो ब्लो हो जाए। और ऐसी कंडीशन में जर्मनी में बहुत ही पीसफुल कंट्री, जो कोई भी दूसरे देशों के साथ इन्वॉल्व नहीं था, काफ़ी पीसफुल काफ़ी शांतिप्रिय देश था पोलैंड, उसके ऊपर अटैक कर दिया सितंबर 1 को 1939 को सुबह को। और thus World War II had begun. 1 September 1939 early morning attacked on Poland country, this is a peace country, by Germans, and at that morning World War II had begun. वो स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉर्न जर्मनी टू स्टॉप द वॉर इमीडिएटली, बट जर्मनी इग्नोर द वार्निंग। उसके के बाद तुरंत ही इंग्लैंड और फ्रांस ने, यानी ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को वार्न किया कि आप अभी के अभी पोलैंड को इमीडिएटली उसके ऊपर अटैक स्टॉप कर दो। मगर जर्मनी तो कहाँ सुनने वाला था, एडॉल्फ हिटलर इज अ वेरी फायरिश नेशन, फायरिश नेचर, तो उन्होंने वो धमकी को इग्नोर कर दिया। हैंस ब्रिटेन एंड फ्रांस फ्लड इनटू दिस वॉर, और इसी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया वर्ल्ड वॉर 2 में। वार्निंग नहीं सुनी, बात नहीं मानी जर्मनी ने, हिटलर ने, और फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने कदम रख दिए वर्ल्ड वॉर 2 में। कॉन्सिक्वेंटली द वॉर स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड, इसी तरह से कॉन्सिक्वेंटली स्टेप बाय स्टेप पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जाने लगी। काफ़ी ज़्यादा देर आर द ह्यूज रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर 2, नॉट ओनली वन रीजन। वर्सल ट्रीटी, हिटलर, मुसोलिन, इटली, जापान, the League of Nations, depressions in the world, market crossings, many things the reason for the World War II. But the base reason, if you say that Adolf Hitler is imperial natures and he attack on the Poland, so it's really very bad happened with the world at that time. So now I have to pause this video at this point, and we continue our chapter on at this point World War II and outline. We will see in the next video section. I hope student you all got point from my side, and please recall it again and revision highlight point, write down so you can get more information, right? And also see the video on YouTube about the World War II, so you will get the full concept of the World War. So please stay safe, take care of yourself, have a nice day, bye.